गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सेल्फ हरिओम मीना, लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा, राजस्थान। आज के हम इस वीडियो लेक्चर में EL 203 जो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान के सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उससे पहले मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था। एक्चुअली उसमें कुछ एरर आ गई थी, तो उसमें प्रॉपर आवाज़ आपको सुनाई नहीं दी थी, तो उसी को मुझे दोबारा आज मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर आपको ये एक बुक है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, AK साहनी द्वारा लिखी हुई बुक है। तो ये बुक आपके लिए इस EL 203 जो सब्जेक्ट है मेजरमेंट का, और EL 209 जो सब्जेक्ट है, उन दोनों के लिए उपयोगी है। ठीक है, तो EL 209 में तो आप पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, और EL 203, तो EL 203 में आप पढ़ते हैं EL 203 में इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। इनको आप यदि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी एजुकेशन मतलब बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी BTech वाले सिलेबस या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग का जो सिलेबस होता है BE, जो अंडर ग्रेजुएट सिलेबस है, उनके अंदर इन दोनों EL 209 और EL 203 को एक सब्जेक्ट की तरह बिहेव किया जाता है, और इनको इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट या EMI नाम से वहाँ पर जाना जाता है, तो उसके रूप में पढ़ा जाता है। लेकिन आपकी जो डिप्लोमा है इसमें इसको दो भागों में तोड़ा गया है, EL 203 और 209। ठीक है, तो EL 209 ये इसकी स्टैंडर्ड किताब है। ये किताब आपकी IIT से लेकर NIT जितनी भी अच्छी इंस्टीट्यूट है वहाँ सब जगह चलती है। इसके अलावा आपके जो डिप्लोमा के छात्र हैं उनको लिए क्या है कि उनको हिंदी में एक बुक लिखी गई है, मतलब हिंदी वाले जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए। तो आपके लिए हिंदी मीडियम के लिए ये किताब आती है, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। ये CBC पब्लिकेशन की है, और ये BS सैनी साहब द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो ये तो रही आपकी इसके बुक्स के बारे में बातें। अब हम पढ़ते हैं कि इसकी थ्योरी स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली मेजरमेंट क्या होता है, तो इसमें सबसे पहले हम मेजरमेंट को देखेंगे कि मेजरमेंट होता क्या है। तो मेजरमेंट मतलब किसी चीज़ को मेजर करना। अब मेजर करने का आशय यह है कि आप उसको केजी में मेजर करें, आप उसको सेंटीमीटर में मेजर करें, या आप उसको सेकंड में मेजर करें। मतलब मेजरमेंट के अलग अलग यूनिट्स होती हैं। मान लो आपको वेट है, तो वेट के लिए आपको किलोग्राम होता है। इसके लिए यूनिट सिस्टम भी बना रखे हैं, एक MKS पद्धति होती है, ठीक है, एक FPS होती है। तो आपकी जो चलती है स्टैंडर्ड पद्धति वो होती है आपकी MKS। ठीक है, मतलब मीटर, किलोग्राम और सेकंड कि इसमें यदि वेट आएगा तो उसको आप सेकंड में किलोग्राम में तोलोगे। तो अब मेजरमेंट के लिए आप क्या करते हो, तो मेजरमेंट में क्या होता है बेसिकली, तो मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट एक प्रोसेस है। मेजरमेंट इज प्रोसेस ऑफ कंपेरिजन बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एन अननोन रिजल्टिंग इन द नोइंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द अननोन इन टर्म्स ऑफ द स्टैंडर्ड्स। अब ये कहना क्या चाहता है, इसको हिंदी में समझो सब लोग। ये कहना चाहता है कि मेजरमेंट एक प्रक्रिया है जिसके अंदर हम कंपैरिजन करते हैं। किस किस के बीच में कंपैरिजन करते हैं, एक तो स्टैंडर्ड के बीच में, जो स्टैंडर्ड वैल्यू जिसकी हमें पता रहती है, जिसको हम नॉन वैल्यू कहते हैं, उसके बीच में, और एक अननोन वैल्यू जिसका हमें फाइंड आउट करना है कि उसकी वैल्यू कितनी है। जैसे हम फॉर एग्जांपल आप मार्केट गए, मार्केट जाके आपने बोला मेरे को 1 kg शुगर चाहिए, तो 1 kg शुगर को रखने के लिए वो क्या करेगा, 1 kg का एक वेट लगाएगा जिसको आप बाट बोलते हैं आपकी लोकल भाषा में। जो बाट रखेगा 1 kg का, उस बाट को एक पलड़े में रखेगा, दूसरे पलड़े में वो आपको 1 kg शुगर देगा। तो वो 1 kg जो बाट है, उस बाट को आप बोलते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू, उसको बोलते हैं आप नॉन वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू या नॉन वैल्यू, कुछ भी कहो। स्टैंडर्ड कि आपने अज्यूम कर रहा है कि ये स्टैंडर्ड है, और ये स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ये इतना जो वेट है ये 1 kg होता है, और उसके कंपैरिजन में आप कोई भी अननोन, जैसे शुगर लिया, तो शुगर को हम तब तक उसमें डालेंगे तब तक दोनों का वेट इक्वल ना आ जाए। तो इस टाइप से आप क्या करोगे, अननोन वैल्यू है तो अननोन वैल्यू को स्टैंडर्ड के रेफरेंस में या स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन करके उसकी वैल्यू को अपन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और जो इसके जो अननोन होता है उसकी जो वैल्यू आती है, उसके मैग्नीट्यूड को आप स्टैंडर्ड के टर्म में लिखते हो। ठीक है,
तो इसमें यही बात लिखी है, मेजरमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ कंपेरिजन, मतलब ये एक प्रक्रिया है किसकी, कंपेरिजन की, किस किस के बीच में, स्टैंडर्ड और अननोन के बीच में। ठीक है, आवाज तो आ रही है ना। ठीक, हाँ, अननोन के बीच में, और जो इसका अननोन है तो उसकी वैल्यू आप हमेशा स्टैंडर्ड की फॉर्म में लिखते हो। ठीक है, तो ये हो गया मेजरमेंट। अब ये मेजरमेंट को जो करने के लिए कोई डिवाइस आता है जो इस कंपैरिजन को करता है, उसको आप बोलते हो इंस्ट्रूमेंटेशन। तो यहाँ पे लिखा है हुआ है इंस्ट्रूमेंट इज ए डिवाइस। इंस्ट्रूमेंट एक डिवाइस होता है, एक उपकरण होता है जो कि इस कंपैरिजन को करने के लिए आपको अलाउ करता है। अब आप देखते हो आजकल जितने भी इंस्ट्रूमेंटेशन आ रहे हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं, सॉरी, इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं, वो इंस्ट्रूमेंट मोस्टली इलेक्ट्रिकली, मतलब इलेक्ट्रिकल बेस्ड है, मतलब विद्युत आधारित है। ठीक है, तो आपका उद्देश्य ये है कि ये इलेक्ट्रिकल आधारित है, जो इलेक्ट्रिकल बेस्ड जो इंस्ट्रूमेंट है, चाहे उनको इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक हो जो भी है, तो ये भी है, तो इनमें आपका उद्देश्य है कि इनमें जो पावर कंजम्पशन होता है वो आपका कम से कम हो। तो इसमें मतलब ये इसकी एसेंशियल करेक्टरिस्टिक में डाल दिया कि एक एसेंशियल करेक्टरिस्टिक में कि एक इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए दो बात होनी चाहिए कि द ऑपरेशनल पावर ऑफ कंजम्पशन, उनका जो ऑपरेशनल पावर कंजम्पशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंटेशन शुड बी नेग्लिजिबल, कम से कम हो, और इंस्ट्रूमेंटेशन शुड नॉट, इंस्ट्रूमेंटेशन एक इंस्ट्रूमेंट शुड नॉट अफेक्ट द एम्बियंट कंडीशन। अब ये चीज़ समझने की एम्बियंट कंडीशन क्या होती है। ठीक है, तो एम्बियंट कंडीशन ये होती है, आप जिस माहौल में रहते हो, आप जिस घर में रहते हो, या आप जिस वातावरण में रहते हो, तो उस वातावरण के ताप दाप, वहाँ की आर्द्रता, उनको आप बोलते हो एम्बियंट कंडीशन। मतलब पर्यावरणीय कंडीशन इज कॉल्ड इन इंग्लिश एम्बियंट कंडीशन। ओके, तो एम्बियंट कंडीशन मतलब एम्बियंट कंडीशन के अकॉर्डिंग जो इंस्ट्रूमेंटेशन होता है उस इंस्ट्रूमेंट अपनी वैल्यू को चेंज ना करे। तो इसमें लिखा हुआ द इंस्ट्रूमेंटेशन शुड नॉट अफेक्ट द एम्बियंट, शुड नॉट अफेक्ट द एम्बियंट, मतलब वो एम्बियंट कंडीशन से प्रभावित ना हो। ऐसा ना हो कि एक इंस्ट्रूमेंटेशन यहाँ इंडिया में बनाया हुआ है, वो यदि मैं श्रीलंका में चल जाऊँ इक्वेटर के पास में, तो वो जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर के बढ़ने के कारण वो बहुत ज़्यादा वो अपने जो वैल्यू है उसको चेंज ना करे। इसी तरीके से यदि मैं इंस्ट्रूमेंट मैंने बनाया है श्रीलंका में, उसको मैं लेके जा रहा हूँ रसिया में, या मैं लेके जा रहा हूँ नॉर्थ पोल पे, या मैं लेके जा रहा हूँ साउथ पोल पे, मतलब एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में, तो इंस्ट्रूमेंटेशन की जो वैल्यू है या इंस्ट्रूमेंटेशन का जो मापने पे जो मापन की वैल्यू आती है वो आपकी डेविएट या वो वैल्यू आपकी चेंज नहीं करनी चाहिए। और पहली कंडीशन ये है कि इंस्ट्रूमेंटेशन की जो पावर कंजम्पशन होता है दैट मस्ट बी लो। ओके, तो ऑपरेशनल पावर कंजम्पशन इज लो। ठीक है, फर्स्ट नंबर, और द इंस्ट्रूमेंटेशन शुड नॉट अफेक्ट द एम्बियंट कंडीशन ऑफ द सर्किट। ठीक है, तो ये दो आपके इंस्ट्रूमेंटेशन की महत्वपूर्ण कंडीशन है। ठीक है, तो अब आपने क्या क्या पढ़ा, अब आपने पढ़ा मेजरमेंट की डेफिनेशन, मेजरमेंट को करने के लिए जो इक्विपमेंट आता है उसको हम इंस्ट्रूमेंटेशन बोलते हैं, एक इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए, तो वो सारी बात आपने पढ़ ली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इन इंस्ट्रूमेंटेशन का क्लासिफिकेशन मतलब इनका वर्गीकरण करेंगे। अब वर्गीकरण के आधार पर इंस्ट्रूमेंटेशन भी तो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो भी तरह तरह के होते हैं। एक तो होता है आपका मतलब ये वर्गीकरण होता है, ये भी बेस्ड होता है कि आपकी मेजरमेंट की मेथडोलॉजी कैसी है, उसके अलावा उसमें जो सिग्नल आते हैं उनसे मेथडोलॉजी कैसी है, उनका जो मोड ऑफ ऑपरेशन है कि उनमें एनालॉग हो रहा है या डिजिटल हो रहा है ऐसे। ठीक है, तो और उसके अलावा जो आपके इंस्ट्रूमेंट इनके मतलब इनके आधार पर हम इसका वर्गीकरण करें। एक सेकेंड, वन सेकेंड।
ठीक है। तो एक तो मोड ऑफ ऑपरेशन के आधार पर रहते हैं, और एक ये होता है कि इंस्ट्रूमेंटेशन आपका इंडिकेट कैसे करना है। ठीक है, तो उनके वो नल डिफ्लेक्शन टाइप है या वो डिफ्लेक्सिंग टाइप है, ये सारी चीज़ें आप इसमें अपन इसको इंस्ट्रूमेंटेशन होता है, इसके में हम देखेंगे कि इसके क्लासिफिकेशन में, इसके वर्गीकरण में। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन, तो इसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, मेथडोलॉजी ऑफ मेजरमेंट के आधार पर इंस्ट्रूमेंटेशन का वर्गीकरण देखोगे। तो इसके आधार पर यदि आपने इंस्ट्रूमेंटेशन का वर्गीकरण देखा, तो इंस्ट्रूमेंट है आपका, वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका इन मतलब एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, और दूसरा होता है आपका सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। ये एब्सोल्यूट और सेकेंड होता है आपका सेकेंड इंस्ट्रूमेंट। अब ये जो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट होता है, इस एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट का अर्थ हुआ कि एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट आर दोज which give their output in terms of the physical constant। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि अपने आउटपुट को फिजिकल कांस्टेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, फिजिकल कांस्टेंट की फॉर्म में देते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन की में। ठीक है, एक बार इसको पढ़ोगे ना, तब उसके बाद इसको मैं बात समझाऊंगा। आप ये आपको एक बार इसको बस रीड मान लेते हैं। द इंस्ट्रूमेंट्स बेस्ड देयर ऑपरेशन ऑन द इनडायरेक्ट मेथोडोलॉजी, कि इनकी जो ऑपरेशन की जो इनका ऑपरेशन होता है वो इनडायरेक्ट मेथोडोलॉजी के ऊपर आधारित होता है। ड्यू टू द लेस नंबर ऑफ मूविंग मैकेनिकल पार्ट, इनके अंदर कम मूविंग मैकेनिकल पार्ट होते हैं, जिसके कारण उनको चलाने के लिए इसको कम पावर की जरूरत होती है। दीज इंस्ट्रूमेंट आर, और इसी कारण ये इंस्ट्रूमेंट आपके हाईली एक्यूरेट होते हैं। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट आर जनरली यूज्ड एज स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट, इनको हमें सामान्यतः स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट की तरह बिहेव करते हैं, और तथा इनका उपयोग होता है वो लेबोरेटरी में कैलिब्रेशन के लिए होता है। अब इनके जो एग्जाम्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये रख लो कि जो ये एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इन एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंटेशन के जो एग्जाम्पल हैं, ये जो एग्जाम्पल है, ये टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, ठीक है, आरसीबी, जो ये लिखा है रियली करंट बैलेंस, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोमीटर। ठीक है, एक तो टीजी, एक आरसीबी, एक एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोमीटर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में सीधा सीधा आएगा इनसे क्वेश्चन कि ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं कि निम्न में से एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंटेशन कौन सा नहीं है। तो उसमें तीनों दे देंगे, चौथा किसी का नाम दे देंगे, एमीटर, वोल्ट में दे दिया, तो आपको एमीटर पे टिक मारना है। अब दूसरी टाइप का इंस्ट्रूमेंटेशन वो समझो, एक बार उसको पढ़ो, अभी मैं अब समझाऊंगा जो ढंग से। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, तो इसमें क्या होता है, जो इसका आउटपुट होता है, आउटपुट इन टर्म ऑफ देयर पैरामीटर। तो आउटपुट की मतलब दीज इंस्ट्रूमेंट गिव देयर आउटपुट डायरेक्टली इन टर्म ऑफ द पैरामीटर अंडर मेजरमेंट, कि जिसमें आपको मेजर कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग इन इंस्ट्रूमेंट का आउटपुट आता है। दे बेस्ड देयर ऑपरेशन ऑन द डायरेक्ट मेथोडोलॉजी ऑफ द मेजरमेंट। इनका जो ऑपरेशन होता है वो आपके मतलब डायरेक्ट मेथोडोलॉजी पे आधारित होता है, और जबकि जो ये आपके एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट होते हैं इनका इनडायरेक्ट मेथोडोलॉजी पे आधारित रहता है। चूंकि इनमें क्या होता है कि ये इंस्ट्रूमेंटेशन आपको ना कि वो फिजिकल कांस्टेंट की फॉर्म में दे रहे थे, ये आपको सीधा सीधा दे देते हैं। तो इसलिए इनमें क्या होता है, लार्ज पार्ट होते हैं, मूविंग मैकेनिकल पार्ट। अब चूंकि इसमें लार्ज होते हैं तो उनको चलाने के लिए आपको क्या हुआ, कम मतलब अधिक पावर की जरूरत पड़ती है, और ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये रिलेटिवली लेस एक्यूरेट होते हैं। ठीक है, और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट आर जनरली यूज्ड फॉर डे टू डे, और ये आपके दैनिक जीवन में काम आते हैं। डे टू डे एक्टिविटी, जो प्रतिदिन की आपके दैनिक दिनचर्या है, जो दैनिक गतिविधियां हैं, उनमें ये इंस्ट्रूमेंटेशन काम आते हैं। ठीक है, और ये ज़्यादातर आपके जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये इंडस्ट्री में उनका उपयोग होता है। अब समझते हैं क्या चक्कर है पूरी रामायण का। इसमें देखो, अब इसमें मैंने एक चीज़ बताया कि जो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, ये मतलब पहले आप ये समझो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, कि जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कि आपने जैसे आप किसी पंसारी की दुकान पर गए, वहाँ पे आपको एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट दिखेगा,
जिस पे वो तोलता है कि ये कितने केजी का है, कितने ग्राम है, इसमें कितने 50 ग्राम है, 100 ग्राम है। तो उसको तोलने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट दिखाएगा। उसमें नीचे तो एक मतलब वेट का सिस्टम लगा रहता है और ऊपर एक डिस्प्ले आपको दिखती रहती है। तो उसमें क्या करेगा वो, जैसे ही उसमें जैसे ही कोई वेट है, उस वेट को उसमें वो रख के तोलेगा। तो जैसे उसमें तोलेगा तो ऊपर आपको उसके डिस्प्ले में बता देगा कि ये आपका 998 ग्राम हो गया, 990 ग्राम हो गया, 1001 ग्राम हो गया। तो इस टाइप से वो आपका तोल देगा। ठीक है, तो इस टाइप से वो आपका तोल दे। एक सेकंड, ठीक है, इस टाइप से वो आपका इसको वेट को मेजर कर लेगा। तो इसमें क्या करा आपका इसने इंस्ट्रूमेंटेशन में, इस इंस्ट्रूमेंट में क्या करा उसने, वेट रखा। वेट आपका 998 996 जितना भी है, 1000 ग्राम या मतलब 1.2 kg, उसको सीधा सीधा इंस्ट्रूमेंट आपको मतलब सीधा शो कर देता है। ठीक है, तो इसमें आपको जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू आपकी डायरेक्ट पैरामीटर के अंदर आ रही है। तो इस वाले इंस्ट्रूमेंटेशन को अपन बोलते हैं डायरेक्ट मेथोडोलॉजी आधारित इंस्ट्रूमेंट है। और इनमें जो वैल्यू आती है वो आपकी सीधे सीधे पैरामीटर जिसमें हमें मेजर करना है, क्यों किलोग्राम में मेजर करना है, तो वो सीधा सीधा उसके अंदर वैल्यू आती है। लेकिन अब इस वाले जो इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको कार्य करने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब इसको क्या हुआ, इसमें आपने वेट रखा तो वेट को मेजर करने के लिए इसमें कुछ ट्रांसड्यूसर लगे हुए होंगे। वो ट्रांसड्यूसर क्या करेंगे, उस वेट सिस्टम को आपको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे। फिर उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को आपको कोडिफाई करके और उसको बताएंगे कि ये, और फिर वो उसको देंगे, उसको कोडिफाई करके उसको डिजिटल डिस्प्ले पर आपको शो करेंगे। तो इस वाले जो इंस्ट्रूमेंटेशन है, तो इसमें इंस्ट्रूमेंट में आपको क्या हुआ है कि बहुत सारे इक्विपमेंट की जरूरत पड़ी कि आपको एक वेट सिस्टम भी चाहिए, वेट सिस्टम के साथ में आपको ट्रांसड्यूसर भी चाहिए, ट्रांसड्यूसर के बाद में उसको आपको सेंसर भी चाहिए। फिर आपको क्या हुआ कि उस सेंसर के साथ में आपको उसको कन्वर्ट करने के लिए 5 मिनट बाद निकाल, अभी क्लास ले रहा हूँ मैं। तो उसके बाद में क्या हुआ कि उसको आप कोडिफाई करोगे उसको इलेक्ट्रिकल सिस्टम को, और फिर वो वहाँ पर मतलब जो क्या बोलता रहा था मैं आपको, ये सारे इक्विपमेंट चाहिए। तो इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या मैकेनिकल इक्विपमेंट या मूविंग मैकेनिकल पार्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इनको ऑपरेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनको ऑपरेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आपको लार्ज पावर की कंजप्शन की जरूरत पड़ती है। इसलिए इसमें जो सेकंड इंस्ट्रूमेंटेशन बताया, इसमें बताया कि इसमें हाई पावर कंजप्शन होती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मूविंग मैकेनिकल पार्ट होता है। मूविंग मैकेनिकल पार्ट का मतलब ये वो नहीं हुआ कि वो हर चीज़ घुमाने वाली हो, उसमें इलेक्ट्रिकल पार्ट भी हो सकते हैं, उसमें कुछ भी पार्ट हो सकता है, मतलब उसमें लार्ज नंबर ऑफ सर्किट होता है, ये रखो आप। ठीक है, और दूसरी बात इसमें क्या हुआ, ये डायरेक्ट मेथोडोलॉजी पर आधारित होती है, ये आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, और इनका जो आउटपुट होता है वो जिस पैरामीटर में आप मेजर कर रहे हैं उसमें आपको इसका आउटपुट दिखता है। अब ये जो इंस्ट्रूमेंटेशन होते हैं, ये सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, तो ये सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, इनका उपयोग होता है हमारे दैनिक जीवन में, उपयोग होता है डे टू डे लाइफ में इनका आपका उपयोग होता है। ठीक है, कैसे उपयोग होता है डे टू डे जिंदगी में, कि आप जैसे कैलकुलेटर है, तो कैलकुलेटर ये भी इंस्ट्रूमेंट है, इसमें भी कैलकुलेशन वाला काम करते हैं। और जैसे आपकी तराजू हुई, तो तराजू में आप इलेक्ट्रिकल तराजू लेते हैं, तो वो भी आपके दैनिक जीवन में काम आती है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं इनका उपयोग आपका ज़्यादातर आपका होता है डे टू डे एक्टिविटी। ठीक है, अब ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं इनमें आपको चूंकि पावर कंजम्पशन ज़्यादा होता है और इनमें मूविंग मैकेनिकल पार्ट लगा होता है, तो इनके द्वारा जो मेजरमेंट की जो एक्यूरेसी होती है, वो मेजरमेंट की एक्यूरेसी बजाय जो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके कंपेरिजन में कम होती है। अब कैसे कम होती है, उनके कंपेरिजन में कम होती है। ठीक है, तो जनरली फॉर डे टू डे मेजरमेंट स्कीम इन इंडस्ट्री। ठीक है, इंडस्ट्री तो इसमें कम होती है।
अब इसके बाद में आप पढ़ोगे इसमें एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। तो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट क्या करते हैं? एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनका जो आउटपुट होता है वो एग्जैक्ट मतलब फिजिकल कांस्टेंट की फॉर्म में आता है। कि जैसे हमने तराजू पे बाट रखा, उस तराजू पे बांटने आपने मान लो वो 5 किलो को रखा, तो आपने रखो 5 किलो 500 ग्राम का रखा, तो वो मतलब वो उनको बैलेंस करेगा। जस्ट कि 5 किलो हो गया तब भी बैलेंस करेगा, 1 किलो हुआ तो 1 किलो को बैलेंस करेगा, 2 किलो हुआ तो 2 किलो। तो इसमें जो आउटपुट होता है वो आपका आता है फिजिकल कांस्टेंट। अब तराजू को आप जो नॉन इलेक्ट्रिकल जो नॉर्मल तराजू होती है उसमें आपको कितने में वही मैकेनिकल पार्ट, कोई इलेक्ट्रिकल पार्ट की जरूरत पड़ती है, तो उसमें कम पार्टों की जरूरत होती है, तो उनको चलाने के लिए आपको कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसमें लेस एनर्जी की, तो इसका मतलब इसमें ये लेस एनर्जी की जरूरत पड़ रही है और इसमें कम मैकेनिकल पार्ट होंगे, तो इसमें क्या होगा, इसका उपयोग आपका हाई एक्यूरेसी में होगा। और हाई एक्यूरेसी के साथ साथ में इसमें क्या होगा, ये इंस्ट्रूमेंट है एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है, ये जो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है, तो इस एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट का जो आउटपुट है, सॉरी जो ये एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है इसकी हाई एक्यूरेसी होगी, तो इसका उपयोग आप लेबोरेटरी में करोगे, आपका इसका उपयोग कैलिब्रेशन में करोगे। अब कैलिब्रेशन को समझो, एक कैलिब्रेशन क्या होता है? कैलिब्रेशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज को आप स्टैंडर्डाइज कर रहे हो। कि जैसे 1 केजी वेट है, 1 केजी का वेट है, तो उसके कंपेरिजन में आप पत्थर से वेट बना रहे हो, आप मिट्टी के ढेले से वेट बना रहे हो, तो वो मिट्टी के ढेले का आप उतना वजन कर दो जिससे वो 1 केजी को संतुलित कर सके। तो इसकी जो एक्यूरेसी होती है एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट की वो ज़्यादा होती है, और ये आपके होता है लेबोरेटरी में यूज। शायद आपके समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास जो इसकी होगी उसमें हम जो ये सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके हम पढ़ेंगे। आप ये चीज ध्यान रखना, ये इनडायरेक्ट मेथोडोलॉजी पर आधारित है एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, जबकि सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होता है वो डायरेक्ट मेथोडोलॉजी पर आधारित है। और इसके 3 एग्जाम्पल है, एक तो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, एक रैले कैरेक्टरिस्टिक बैलेंस है, और एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोमीटर। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे वाला चैप्टर देखेंगे। थैंक यू सभी को।